पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको आपकी बेसिक क्वेरीज को आंसर किया था, which was सर। बोलिए। सर एक वो था आपकी। मैंने यूके का वो अटेंड किया था, यूट्यूब पे ही तो था। उसके थ्रू मैंने एक स्टूडेंट वीजा और दो टूरिस्ट वीजा आज मेरे कंफर्म होके आ गए हैं मेरे चलो, क्लाइंट के। वेरी गुड, मिल गए हैं। हाँ, मिल गए सर। क्या बात है, ये तो बड़ी कंग्रेचुलेशन, तालियां बजा देते हैं हम आपके हाँ जी। सर आप ही का वजह से Congratulations. था सर। लिए। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। देख लो भी, आप लोगों के सामने ही है सक्सेस स्टोरी। ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। और ठीक जो है। मैंने बोला है उन्हें रेफर कीजिएगा, और कोई सवाल आपको कभी लगे कि बहुत जरूरी है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय थैंक बाय। यू सर। Good night. Which was the first class. So in today's class, we would be first talking about some documents, and then we would be, if we have time, we would be filling up the form, right? Now, first, as I said in the previous class also, that it is very important to understand the documents, right? The documents are, for better understanding, we have divided in 4 parts. हमने इनको 4 parts के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। 90% कंट्रीज के लिए यही डॉक्यूमेंट होंगे या फिर इससे कम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। 90% कंट्रीज का वीजा जब आप लगवाएंगे तो या तो यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या फिर इनसे कम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम तो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 4 पार्ट है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, पहला पार्ट, राइट। दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सर फर्स्ट पहला डिवाइड, पार्ट क्या था? मैंडेटरी अच्छा, डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी एंड फाइनेंशियल। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया वीजा फॉर्म, हाँ सर, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है। जो चाहिए चाहिए, फोटोग्राफ, राइट, ये सब मैं आपको अभी लिख कर दूंगा। तो पहली बात मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। फिर आपके पास आते हैं, आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को दूसरे नंबर पे ले लीजिए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को आप दूसरे नंबर पे ले लीजिए, उसको मर्जी ले लीजिए, ठीक है। तो आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रैवलर टू प्रूव देयर फाइनेंसेस। अगर हम प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो जो कोई भी वीजा अप्लाई करवा रहा है, अपने फाइनेंशियल्स का प्रूफ देना उसकी जिम्मेदारी। आप कहेंगे कि नहीं, हमारे पंजाब में तो लोग कहते हैं कि आप पासपोर्ट दे दो, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। जब कोई कह रहा है कि बाकी सब हम खुद कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स ही तो ऐड कर रहे हो। कुछ कंट्रीज के लिए आईटीआर चाहिए ही नहीं होती है। ये कुछ कंट्रीज कौन सी हैं जिन्हों के लिए हमारे को आईटीआर नहीं चाहिए होती है? जैसे कि मलेशिया के वीजा के लिए हमारे को आईटीआर नहीं चाहिए, यूएई के वीजा के लिए हमारे को आईटीआर नहीं चाहिए है, सिंगापुर के वीजा के लिए हमारे को आईटीआर नहीं चाहिए है, ठीक है, थाईलैंड के लिए नहीं चाहिए है। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज हैं जिसके लिए तो चाहिए ही नहीं है। बट अगर हम शेंगन की बात कर रहे हैं, हम यूके की बात कर रहे हैं, तो आईटीआर चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है मैं सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो एम्बेसी ये कह रही है कि हमारे को आप ये प्रूफ चाहिए कि आप हमारी कंट्री में आएंगे और आप हमारी कंट्री से वापस भी चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपकी आने जाने की जो टिकट है वो कंफर्म होनी चाहिए है। आप यहाँ पर आकर हमसे शेल्टर नहीं मांगेंगे, ठीक है। आपकी अकोमोडेशन कंफर्म होनी चाहिए है, ठीक है। दिस इज व्हाट द
एनी एम्बेसी और एनी कंट्री इज आस्किंग, जो कोई भी है वो आपसे ये बात मांगती है, ठीक है। ओके, अब बात आ जाती है मिसेलेनियस डॉक्यूमेंट्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं। मिसेलेनियस डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर एक कंट्री नहीं मांग रही, कुछ कंट्रीज मांग रही है। जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन, है ना, आपने बहुत कम सुना होगा या सुना ही नहीं होगा कि पोलियो वैक्सीनेशन का प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है। या फिर येलो फीवर वैक्सीनेशन, ठीक है। या फिर HIV नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक है। वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं HIV नेगेटिव रिपोर्ट। या फिर आपके चेस्ट का एक्सरे, ठीक है। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उनको हम मिसेलेनियस में रखते हैं, और जो कंट्री स्पेसिफिकली मांगेगी हम आपको उनका नाम स्पेसिफिकली बताएंगे कि हाँ जी ये कंट्री आपसे मांगने वाली है, आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए लिख दूंगा इन्हें, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम गोना राइट फॉर यू। आई वांट टू शेयर अ स्क्रीन, आप लोगों को दिखाई देगा, मैं साथ के साथ लिखूंगा और ये नोट्स की तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स राइट। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। पासपोर्ट, photograph, duly filled visa form, covering letter, travel insurance, and authority letter। ये 6 आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट, इनको मैं एलोबरेट करूंगा, ठीक है। ITR और फॉर्म 16। ITR का मतलब होगा इनकम टैक्स रिटर्न, आप सब लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन इफ बिजनेस, आप इसे कंपनी की जगह बिजनेस भी कह सकते हैं, राइट। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, ये सब मैं आपको अभी एलोबरेट करूंगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी, ठीक है। ये मैं आपको लिखनी सिखाऊंगा, ठीक है। 12 अकोमोडेशन वाउचर, ये भी फ्री में बन सकता है, जैसे कि डिटेल्ड आइटिनरी हमारी फ्री में बनती है, वैसे ही अकोमोडेशन वाउचर भी हमारा फ्री में बन सकता है, वो भी मैं आपको, ठीक है।
That also I'm going to explain you how to make that. Confirmed return air tickets. Other travel related goods, right? तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट किसी के पास हैं तो आराम से उनका वीजा लग सकता होता है। इनको थोड़ा सा हम एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पासपोर्ट कुछ कंट्रीज कहेंगी कि 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए है, कुछ कंट्रीज कहेंगी कि 6 महीने के लिए कम से कम वैलिड होना चाहिए है। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कई केसेस में कहती है कि ये कम से कम 9 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब किसी का भी पासपोर्ट ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड हो। और वैलिडिटी के साथ कुछ कंडीशन आती है। कंडीशन ये आती है कि जिस दिन से आपका ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है उस दिन से नहीं, जब आपका ट्रैवल खत्म होगा उस दिन से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप 1 ईयर मानकर चलो। ठीक है, इसके अलावा जब आप किसी का पासपोर्ट लेंगे तो आप उसके 36 पेजेस काउंट करेंगे। या तो पासपोर्ट के अंदर 36 पेजेस होंगे या फिर 72 पेजेस होंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट होगा तो उसके अंदर 12 पेज होंगे या 6 पेज होंगे या उसके अंदर 4 पेज होंगे। ठीक है, ऑफिशियल पासपोर्ट आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दिखा दूंगा, मैंने उसके लिए परमिशन के लिए पूछा हुआ है। अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अपना ऑफिशियल पासपोर्ट। चलिए, जो भी है, जो कि एक्सपायर हो चुका है। पासपोर्ट के अंदर कहीं स्क्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। स्क्रिपिंग का मतलब होता है एक लाइन खींच दिया, बच्चे ने जरा सी लाइन खींच दी। ठीक है, किसी भी तरह की स्क्रिपिंग, किसी भी तरह का धब्बा, इंक गिर गई, खाना गिर गया, च्युइंगम चिपक गई, नहीं। पेजेस लूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर पेजेस लूज हो रहे हैं, निकलने वाले हैं, then that is considered as damage। ठीक है, कोई भी 2 पेज चिपके हुए नहीं होने चाहिए। किसी भी स्टैंप के ऊपर एक और स्टैंप नहीं होनी चाहिए जो उसको छुपा रही है। तो होता क्या है कि कई बार लोगों के ऊपर कोई स्टैंप लगती है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड की, वो एक नकली स्टैंप बनवा लेते हैं जो किसी इमिग्रेशन की जैसी लगेगी और उसके ऊपर मार देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि वो पासपोर्ट बिल्कुल ठीक है, पर उस इंसान का कभी वीजा लगने ही नहीं वाला। मान लो कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड की वो स्टैंप है, तो उसका ऑब्वियसली वीजा कैसे लगेगा, उसका वीजा लगने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो सिर्फ आपने पासपोर्ट लेके रख नहीं लेना, आपने पासपोर्ट को लेने से पहले ये सब चेक करना है। और जब हम किसी का पासपोर्ट लेते हैं तो हम उसके साथ के साथ अथॉरिटी लेटर साइन करवाएं। उसी वक्त हम अथॉरिटी लेटर साइन करवाएंगे। ये अथॉरिटी लेटर का सैंपल मैं आपको दूंगा और आपके सामने लिख कर भी दिखाऊंगा, एक एक शब्द उसका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको उसका मतलब भी समझ में आए, उसका बेनिफिट भी समझ में आए, और आपको कब लेना है कब नहीं लेना है। मेरे हिसाब से आप किसी का भी कोई भी वीजा लगवा रहे हैं, आपको अथॉरिटी लेटर जरूर लेना चाहिए। यूके और शेनेगन के केस में वैसे ही ये मैंडेटरी पार्ट है। यूके और शेनेगन अगर आप कर रहे हैं और आप अगर किसी की फाइल जमा करवाएंगे या किसी का पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे तो बिना अथॉरिटी लेटर के तो वैसे भी नहीं होने वाला। ठीक है, बट जैसे कि हम बाकी कंट्रीज की बात करें उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं होता है। राइट, तो जब पासपोर्ट आपने लिया, आप देख रहे हैं पहले, अगर मैं आज से 6 साल पहले तक की बात करूं, 12 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल पहले तक, तो ज्यादातर एम्बेसीज पासपोर्ट को अपने पास रखा करती थी और फिर 6 दिन बाद, 15 दिन बाद वापस मिला करता था, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। लॉकर्स हुआ करते थे ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस में, वीजा एजेंट्स के ऑफिस में, और एम्बेसीज में भी उनकी पासपोर्ट है। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने प्रोसेस ऐसा बनाया है कि आप पासपोर्ट लेकर आइए, वीजा लगवाइए और हाथ के हाथ भेजिए। जैसे कि यूएसए करता है, यूएसए कहता है हाँ हमें वीजा देना होगा तो हम 1 दिन के लिए रखेंगे,
नहीं तो हम आपका पासपोर्ट रखने ही नहीं वाले। कनाडा भी यही करता है, ज्यादातर कंट्रीज ने भी यही करते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज तो रख ही नहीं रही है, एक मिनट के लिए भी नहीं रख रही, जैसे कि यूएई। यूएई कहता है कि हमारे को आपका पासपोर्ट रखना ही नहीं है। तो पासपोर्ट रखना अपने आप में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए कि आपने किसी क्लाइंट का पासपोर्ट लिया और यूके का, शेनिंगन का मान लीजिए आपने वीजा अप्लाई किया, किसी भी कारण से, वॉर तो चली रही है, तो ये किसी भी कारण से एम्बेसी उसको 10 दिन डिले कर दे। उस इंसान ने एडवांस में 80 दिन एडवांस में अपना वीजा अप्लाई किया, ठीक है, उसके पास सिंगापुर का 5 साल का वीजा है। अब उसने सोचा कि 10 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट आ जाएगा और मैं उसके बाद मुझे सिंगापुर ऑफिशियल ट्रिप पे जाना है, मैं वो भी करके आ जाऊंगा, फिर बाद में अपने पर्सनल ट्रिप पे चलूंगा। अब पासपोर्ट उसका एम्बेसी में अटक गया, वापस कौन दिलवाएगा? आप ही तो दिलवाओगे, राइट? अब उसका जब प्रोसेस करोगे तो आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, राइट? चलिए जो भी है, तो ये सब कुछ किया जा सकता होता है। जब आप सिचुएशंस की बात करेंगे तब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो पासपोर्ट को सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ रखना नहीं है, चेक करना है। और क्लाइंट से आपने पूछना है कि क्या आपके पास कोई पहले पासपोर्ट था? वो कहेगा हाँ बिल्कुल था, पर मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, मेरे पास कोई वीजा नहीं लगा, तो मैं लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, उनसे कहो अगर आपके पास पासपोर्ट है पुराना, चाहे एक्सपायर्ड है, आप दे दीजिए। आप वीजा अप्लाई करेंगे उसको साथ में अटैच करेंगे। जब भी कोई एम्बेसी कोई भी पासपोर्ट पर हाथ लगाती है, वो उसका नंबर देख के पता कर लेती है, उनको दिख जाता है उनके सिस्टम में कि ये सेकंड पासपोर्ट है इस ट्रैवलर का, या थर्ड पासपोर्ट है, या फोर्थ पासपोर्ट है, ठीक है? जब आपने पासपोर्ट दिया उससे उनको पता लग रहा है ये सेकंड पासपोर्ट है, तो पहला पासपोर्ट का है, पहला पासपोर्ट साथ अटैच हो रखा है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर पॉजिटिविटी, है ना, कि हाँ एक क्लाइंट की ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है। पासपोर्ट साथ में अटैच्ड ही नहीं है तो उनको अब शक होगा और वो उसको चेक करेंगे कि हाँ कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस पासपोर्ट चाहे ब्लैंक को आपने लेना। क्लाइंट कहता है मेरा प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया, चोरी हो गया, तो उसकी रिपोर्ट साथ में आपने लगा, ठीक है? दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन रिगार्ड टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। शेनिगन के केस में तो आपने करना ही करना है, ठीक है? ये पासपोर्ट लेने का प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस आता है हमारे पास फोटोग्राफ का। तो जब आप किसी से फोटोग्राफ ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको ये समझना है कि 35x45 mm इज द साइज ऑफ द फोटोग्राफ। आप जो फोटोग्राफ लेंगे उसका साइज 35x45 mm होना चाहिए। सिर्फ यूएसए के केस में हम जो ले रहे हैं, हमारा साइज, अगर हमारा साइज 50x50 होना चाहिए, ठीक है? यूएसए के केस में जब आप फोटोग्राफ लेंगे तो उसका साइज 50x50 mm होना चाहिए। ज्यादातर फोटोग्राफर्स को ये बात पता होती है। आप फोटोग्राफर के पास अपने क्लाइंट को भेजेंगे, ऑब्वियसली अगर क्लाइंट खुद जाएगा देन फोटोग्राफर उसके अकॉर्डिंगली ही फोटोग्राफ खींच के देगा, राइट? ओके। 80% space of the photograph is taken by the face of it, ठीक है? मैट फिनिश फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ ग्लॉसी में नहीं चाहिए। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो जो फोटोग्राफ होती है वो ग्लॉसी होती है। वीजा के लिए जो हमारे को फोटोग्राफ चाहिए है वो हमारे को मैट फिनिश फोटोग्राफ चाहिए, राइट? फोटो क्वालिटी पेपर चाहिए। आप अगर किसी स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे और आप कहेंगे कि फोटो क्वालिटी पेपर चाहिए, तो दैट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑल टुगेदर, और वो बड़े आराम से देंगे, ठीक है? फोटोग्राफर्स तो ऑब्वियसली उसी पे करते हैं, पर क्योंकि हम लोगों के पास अपने प्रिंटर हैं आजकल घरों पे, तो हम लोग खुद भी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? सो दैट इज वी आर एक्सप्लेनिंग यू। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, फोटोग्राफ के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन ना आ रही है, ठीक है? फोटोग्राफ क्लियर हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखना आपका काम है। अगर फोटोग्राफ अप्रोप्रिएट नहीं है, आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, रिफ्यूज नहीं होगा, फोटोग्राफ्स की गलती से रिफ्यूज नहीं होगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी, तो आपका एक दिन तो खराब होगा। कई बार इस गलती की वजह से 5 दिन 6 दिन के खराब हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात को आपको समझाने की जरूरत है, ठीक है? ये एग्जाम्पल दिया गया है आपको फोटोग्राफ का, दिखाई दे रहा? I hope everyone is able to see that.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइज दिखाया गया है, बट ये बैकग्राउंड ठीक नहीं है। इट हैज टू बी वाइट बैकग्राउंड। जैसे कि इसके अंदर ये साइज आपको दिखाया गया यूएसए का, तो ये दिखाया गया शैनेगन का यूके का। 90% कंट्रीज यही साइज मांग रही है। 90% कंट्रीज जो मांग रही हैं वो यही साइज मांग रही है। यूएसए ये साइज मांग रहा है 35x45 mm, 50x50 mm for USA. Photo quality paper should be used. Matte finish print, background, white background. Photograph should not be older than 6 months. आप 6 महीने क्या 6 साल पुरानी फोटोग्राफ लगा दोगे, वीजा तब भी लग जाएगा। पर उस क्लाइंट को अगर ये फोटोग्राफ बहुत पुरानी हुई तो उसको दिक्कत आएगी जब वो फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर कर रहा हो। ठीक है, तो फोटोग्राफ लेटेस्ट हो तो बेटर है। यहाँ पर कुछ गलत फोटोग्राफ्स का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया। ठीक है, सो दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द कैमरा, इसीलिए ये फोटोग्राफ गलत। फैशन गियर पहनना अलाउड नहीं है। ठीक है, आप कैप पहन रहे हैं, चलिए आप फिर भी अगर हेड गियर लगा रहे हैं देन पुट द हेड गियर कि आपका जो मेन फेशियल है वो दिखाई ना, जैसे कि आप इस लड़की का देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपनी दस्तार, कई सरदार लोग हैं जो इतनी बड़ी दस्तार पहन लेते हैं कि उनकी आंखें तक छुप जाती हैं आधी। ठीक है, और जब बढ़िया जगह फोटो देनी है तो स्पेशली वही वाली फोटोग्राफ देते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन ग्लासेस का फ्रेम काफी मोटा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन ग्लासेस का फ्रेम तो पतला हो गया पर वो आईज के बिल्कुल बीच में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस लेडी इज ओल्ड, इन्हों की स्माइल ज्यादा होने की वजह से इन्हों का फेस की शेप चेंज हो रही है। राइट, तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से भी आपको वीजा लेना मुश्किल हो सकता है। वीजा लेना में दिक्कत नहीं आएगी, एप्लीकेशन सबमिट करने में दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली क्लाइंट के सामने एम्बैरेसमेंट होगी और वो सब कुछ होगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ का आपने ये ध्यान रखना होगा। फिर हमारे पास बात आ जाती है वीजा फॉर्म की। वीजा फॉर्म हम भरेंगे, कवरिंग लेटर मैं आपको सैंपल्स भी दूंगा और लिख के भी दिखाऊंगा आपके सामने, सिचुएशंस भी हम करेंगे। अथॉरिटी लेटर तो हम करेंगे ही करेंगे। अब बात आती है ट्रैवल इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर यूके एंड यूएसए, सॉरी यूके एंड शैनेगन। यूएसए भी कहता है कि मैंडेटरी है, बट यूएसए कहीं पर भी चेक नहीं करता, कहीं पर भी वो चेक नहीं करेगा कि हाँ आप दिखाओ। वो कहते हैं जरूर है। ठीक है, ना ही इमिग्रेशन पे इंश्योरेंस आपकी चेक होने वाली है, ना ही वैसे कहीं चेक होने वाली है। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ जनरल इंश्योरेंस। जो हमारी वैसे मेडिकल इंश्योरेंस हैं उन्हों को हम नहीं मांग सकते। अगर आप ये सोचें कि आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछेंगे कि ये इंडिया के बाहर वैलिड है, वो कहेंगे हाँ जी हार्ट अटैक हो जाएगा तो वैलिड है, उसको हम ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगते हैं। ये एक जनरल इंश्योरेंस है जो ट्रैवल के साथ लेनी जरूरी है। शैनेगन के केस में, यूके के केस में और भी कई कंट्रीज के केस में। एशिया के केस में ये मैंडेटरी नहीं है। एशिया में सिर्फ और सिर्फ जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके केस में ये मैंडेटरी है, और कोई कंट्री नहीं कहती कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। बट मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। और अदरवाइज ट्रैवल इंश्योरेंस है भी सस्ती। अब नॉर्मली जो एवरेज ट्रैवल ड्यूरेशन है 800-900 रुपए के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, 450 रुपए के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, और यही अगर यूएस कनाडा है तो इसको आप डबल कर दो। यूएस से और कनाडा की ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट बाकी पूरी दुनिया से अलग है। तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है इंश्योरेंस। आपको चूज करना होता है यूएसए एंड कनाडा या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी आप चूज करेंगे, जो भी आपकी क्लाइंट की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसीड होगी। ठीक है, इंश्योरेंस जब आप शैनेगन वीजा अप्लाई करेंगे तो साथ में लगानी ही लगानी है, बिना उसके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होने वाली। वीएफएस के थ्रू हम शैनेगन अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। वीएफएस इतना समझदार है, उसे मालूम है कि इंश्योरेंस इज समथिंग जो बहुत लोग भूलने वाले हैं। तो वही इंश्योरेंस जो हम सिर्फ 600 रुपए में ले सकते हैं, वही इंश्योरेंस अगर आप भूल गए हैं तो वीएफएस 3000 रुपए में बेचता है। जब आप वीएफएस पहुंच जाते हैं 3000, 4000,
डबल, डबल क्या मतलब 5 टाइम्स का प्राइस पे वो बेचते हैं। चलिए जो भी है, मुश्किल नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना, बहुत आसान है। आप जितने की भी बनाएंगे आप क्लाइंट से उसके ऊपर पैसे ज्यादा ले सकते हैं। यूजली ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर 70 to 80% तक की कमीशन मिलती है एजेंट, ठीक है। आप नए एजेंट है तो भी आपको बिगिनिंग में ही 30 to 40% कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस आप चाहे कोई थाईलैंड जा रहा हो चाहे कोई नेपाल जा रहा हो, आपको वैसे भी देनी चाहिए। इसके क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पर, ठीक है। फाइनेंशियल्स को अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे हम इसमें। फाइनेंशियल्स हमारे को केसेस के बेसिस पे भी समझने पड़े। जिस तरह की आप सिचुएशंस देंगे उस तरह की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स आप ये वाले रख लीजिए, इसके आप ये वाले रख लीजिए, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरीज है। एक सैलरीड, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट, ठीक है। दूसरी बिजनेस, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले हम सैलरीड को समझते हैं। सैलरीड को बैंक स्टेटमेंट देनी है पिछले 6 महीने, 6 महीने की नहीं है, 3 महीने की दे दो। बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी स्टेटमेंट ही ठीक नहीं होती, ठीक है। हम उसको क्या करें, हम उसको लूज कर दें, हम उसको जाने दें, या हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्लाइंट्स के साथ। मैं आपको जो इसका बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन दूंगा वो ये है कि इस तरह के क्लाइंट वेट करने के लिए तैयार होते हैं और ये धक्के ही खा रहे होते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने तो इनके वैसे ही खराब हो जाते हैं। उन्हों की 3 महीने की आप स्टेटमेंट जेन्युइनली उन्हें कहो कि मेंटेन कर लें। जेन्युइनली 3 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन आप भी करवा सकते हैं, ठीक है। सैलरी दिखानी है ना, तो सैलरी। Excuse me, sir. So there's a lot of disturbance. Okay. को भी डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? It's okay now, sir. थोड़ा सा बीच में आपकी ना वॉइस ब्रेक हो जाती है, जहाँ बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज आती है। देखिए ऐसा है कि रॉबिन अरोड़ा, डिस्टर्बेंस आ रही है? आवाज तो आ रही है, क्लियर आ रही है मेरे को। आकाश आपको आ रही है आवाज? सही है, क्लियर है सर। अगर मेरी तरफ से कुछ हो रहा है तो बाकी सबको भी होगा, ठीक है, किसी एक को नहीं होगा, ओके। बाकी फिर भी क्या कहते हैं, मैं थोड़ा और लाउडली बोल सकता हूँ और आपको अगर फिर भी किसी भी कारण से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जरूर रोककर उसे रिपीट करवा लें, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि थोड़ा कोशिश ये करें, मुझे को भी यही कोशिश करनी होती है कि हमारा इंटरनेट जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। मैं आई कैन श्योर यू, आपको दिखा सकता हूँ मैं शेयर करके कि आई एम यूजिंग 5G, ठीक है ओके। जो सैलरीड क्लास है, जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है चाहे वो सरकारी नौकरी में कंपनी नौकरी कर रहा है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट होगी और उसके पास ITR होगी। अगर उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि उसके पास ITR नहीं है तो उसको शैनेगन जाने का हक भी नहीं है। शैनेगन तो यही कहता है, सिंपल सी बात। शैनेगन कहता है कि अगर आपकी तनख्वाह इतनी कम है कि आपके पास ITR ही नहीं है, देन यू डज नॉट डिजर्व टू कम टू यूरोप, ठीक है। पर कई लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, हमारी तनख्वाह 45,000 रुपए है, पर हमारे पास ITR नहीं है। कितने साल से काम कर रहे हैं? 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से। इन लोगों के पास फॉर्म 16 होता है, इन्हें मालूम ही नहीं होता।
खुद इन्होंने कभी इनकम टैक्स की नौकरी करते हैं, इनको फाइल नहीं करनी होती, कंपनी इनका टीडीएस फाइल कर रही है और फॉर्म 16 भी मेंटेन कर रही है। पर कंपनी इतनी बड़ी है जहां पर ये काम कर रहे हैं कि इन्होंने कभी एचआर से मांगा ही नहीं या अपने एडमिन से मांगा ही नहीं। तो जिनकी भी सैलरी 35,000 से ऊपर है, अगर उनके अकाउंट में आती है, आप उनसे कहिए कि अपने एचआर डिपार्टमेंट में बात कीजिए, वो आपको फॉर्म 16 देंगे। ठीक है, हर सरकारी एम्प्लॉय के पास फॉर्म 16 अवेलेबल है। इनके पास आईटीआर नहीं होती, फॉर्म 16 होता है। और फॉर्म 16 जो है वो हमारे को क्या कहते हैं, आईटीआर वाला ही काम करता है। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम ही मान के चलिए आप। प्राइवेट कंपनीज कुछ फॉर्म 16 देती है, कुछ एम्प्लॉय के ऊपर ही डाल देती है कि आप खुद क्या कहते हैं इसका वीजा अप्लाई कीजिए, अपना सॉरी आप खुद इसके लिए जाइए और खुद ही आप क्या कहते हैं अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। तो आईटीआर लोगों के पास होती है। अगर किसी के पास आईटीआर नहीं है तो 1 साल की आईटीआर हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब ये कि हम फाइल कर सकते हैं। तो 1 ईयर आईटीआर के बेसिस पर भी वीजा अप्लाई किया जा सकता है। लगेगा या नहीं लगेगा उसके और भी रीजन है। ठीक है, उसका कोई एक रीजन नहीं होता। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट एंड आईटीआर और फॉर्म 16 इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सैलरीड क्लास। ठीक है, इसके अलावा सैलरीड क्लास से हमारे को एनओसी चाहिए। एनओसी कौन देगा? उनका एम्प्लॉयर। ठीक है, कोई गवर्नमेंट में है तो भी उसका जो सीनियर है या जिसको वो रिपोर्ट करते हैं वो एनओसी देंगे। ठीक है, सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए है, उसके ऊपर ऑफिस का नंबर होना चाहिए है और किसी मैनेजर का नाम हो तो और भी अच्छा है। फोन जाएगा, अगर वीएफएस कहिए या एम्बेसी कहिए, अगर उनको डाउट होता है तो वो उस कंपनी में फोन करेंगे और पता करेंगे कि हाँ जी ये आपका एम्प्लॉय बाहर जा रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और दूसरा वो ये भी कंफर्म करते हैं कि इनकी जॉब छूट तो नहीं गई है, इनको निकाल तो नहीं दिया गया है। सैलरीड क्लास से हम पिछले 3 महीने या 6 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगते हैं। ठीक है, ये सैलरी स्लिप रिफ्लेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट के अंदर। तो ये जब 2-3 डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके मैच कर लेते हैं तो इन्हों का जो विश्वास है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं उन्हों को अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देना है। सेल्स टैक्स नंबर प्रूफ है, सर्विस टैक्स नंबर प्रूफ है, जीएसटी प्रूफ है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर उसका प्रूफ है। एओए, ठीक है, वो उसका प्रूफ है, एजेंडा ऑफ एसोसिएशन जिसे कहा जाता है। एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जिन्होंने भी अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी रजिस्टर की हुई है उन्हों के पास ये होता है। हो सकता है आपके बैच में कुछ बच्चों के लिए ये बड़ा नया नाम हो, बट जिसके पास भी अपनी कंपनी है उसको ये सब मालूम है और वो 1 सेकंड में आपको दे देगा। ठीक है, उसके मोबाइल में, उसके कंप्यूटर में ये चीज बड़े आराम से अवेलेबल है। ठीक है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कई बार सुनते हैं कि उद्योग आधार कार्ड लगा दें, एमएसएमई लगा दें। लगा जरूर दो, लगा सकते हो आप, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगी, बट वो इस चीज पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी फैक्टर्स उनको ठीक लगे तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे, पर बाकी फैक्टर्स भी खराब हैं और आपने कंपनी का प्रूफ भी कोई सॉलिड एमएसएमई आप लोग फ्री में बनवा रहे हो। उद्योग आधार कार्ड फ्री में बन रहा है, क्या सिर्फ आपको मालूम है, एम्बेसी को नहीं मालूम? उन्हें भी ये बात मालूम है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं मेरे किसी फ्रेंड ने लगाया था उसका हो गया। बिल्कुल हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होगा। ठीक है, बट और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई और रीजन हैं कि जिनकी वजह से हो गया या कोई और रीजन है जिसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी कोई बिजनेस कर रहा है अगर उसने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया है तो उसको रजिस्टर करना है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर ही मालिक है, उसी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर ये पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो कंपनी की भी बैंक स्टेटमेंट साथ में चाहिए है। पर्सनल भी चाहिए है और कंपनी की भी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप सबको मालूम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मुकेश अंबानी साहब
रिलायंस के मालिक हैं, राइट। खैर इन्हों के पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, सिर्फ आप क्योंकि नाम और कंपनी के मालिक को समझते हैं इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इन्हों को वीजा लगाना है तो ये अपने पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट देंगे और रिलायंस कंपनी की भी स्टेटमेंट देंगे, अपनी पर्सनल आईटीआर भी देंगे और कंपनी की आईटीआर भी देंगे। तो जो भी कोई बिजनेस रन कर रहा है, एम्बेसी ये भी देखना चाहती है कि उसने खुद ने तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया, चलो ठीक है, उसके अकाउंट के अंदर तो 3 करोड़ रुपए दिखा रहा है, 5 करोड़ रुपए दिखा रहा है, पर उसके कंपनी के अकाउंट के अंदर दिखा रहा है कि उसने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो कंपनी लॉस में दिखाई जा रही है। जैसा कि आप कई नाम जानते हैं जो लोग इस ढंग से करके बाहर चले और कभी वापस ही नहीं आए, राइट। तो इसीलिए जो कोई भी बिजनेस पर्सन आप दिखा रहे हैं, आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहिए, उसको प्रोप्राइटर कहिए, एंटरप्रेन्योर कहिए, जो कुछ मर्जी कहिए आप उसको, उसकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, उसकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, उसकी पर्सनल आईटीआर, उसकी कंपनी की आईटीआर दोनों चाहिए, ठीक है। इसीलिए कई बार हमारे को बिजनेस दिखाना उल्टा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब आपको पर्सनल आईटीआर भी चाहिए और बिजनेस आईटीआर भी चाहिए। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर, एडवोकेट, सीएस, सीए, ठीक है। इन सब के पास कोई नौकरी नहीं है, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और इन्हों को बिजनेस रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास लाइसेंस है। इसी ढंग से एक्टर्स हैं, एक्टर्स ने जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं उनके साथ अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है एज ए एक्टर, एज ए कॉमेडियन, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर। तो वो सब उन्हों के रजिस्ट्रेशन नंबर ही उनके प्रोफेशन को प्रूव करते हैं। अगर आप शेनेगन का वीजा किसी का अप्लाई कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो एम्बेसी कह रही है कि हम आपको वीजा नहीं देना चाहते। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो हम आपको वीजा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, साफ साफ ये बोल रहे हैं। तो आपने कभी भी फॉर्म के अंदर अनएम्प्लॉयड को लिखना ही नहीं। अब चौथी कैटेगरी, 4 कैटेगरी होती है, मैं बोलना भूल गया था, वो है किसानों की, उन्होंने जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके पास आईटीआर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनके पास टैक्स ही नहीं है। तो उनके केस में हमारे को जे फॉर्म चाहिए होता है। उस केस में हमारे को जे फॉर्म चाहिए है। द जे फॉर्म वर्क्स एज द प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम। बैंक स्टेटमेंट उनके पास होती है, चाहे हो या ना हो। अगर उनके पास जे फॉर्म है तो वो उनकी इनकम का प्रूफ है। और जे फॉर्म एक ऐसी चीज है जो मैन्युपुलेट किया जा सकता है, जो कि आराम से, जिसके पास जे फॉर्म नहीं है, जिसने कभी फसल बेची ही नहीं, उसके नाम पर भी जे फॉर्म बन जाता है। एक साल में एक किसान के पास 30 जे फॉर्म भी हो सकते हैं। 30 क्या कि जो बड़े सच में जो रियल एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं उन्हों के पास 150 जे फॉर्म होते हैं। एक साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दिखाते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की फसल बेची है और टैक्स नहीं है उसके ऊपर। जिन्हों की रियलिटी में पंजाब में आप जाके देखिए जो चावल की खेती कर रहे हैं, या आप यूपी में जाकर देखिए जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों के जे फॉर्म है। क्योंकि वो जब गन्ना बेच रहे हैं तो वो किसी एक को जे फॉर्म नहीं बेच रहे, किसी एक को गन्ना नहीं बेच रहे, ठीक है, वो कईयों को गन्ना बेच रहे हैं। तो हर एक आड़ती जो उनसे गन्ना खरीद रहा है वो उनको जे फॉर्म देता है, ठीक है, राइट। तो जब आप किसी का जे फॉर्म लगा रहे हैं तो आप कोई एक जे फॉर्म मत लगाइए, आप उनके मल्टीपल 5-6 जे फॉर्म लगा सकते हैं। और जे फॉर्म ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ एक जे फॉर्म लगाया 2 साल पुराना और वो भी काम कर गया। ये 2 साल पहले 2 करोड़ रुपए की फसल बेची थी। क्या बेचा था? हींग बेची थी, हींग। 4 साल लगते हैं उगने में,
ठीक है। जब बिके कितने रुपए किलो है पता है? असली हींग खरीदोगे 80,000 रुपए किलो है। अफगान से आती है, ठीक है। इंडिया में भी होती है, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। इंडिया की जो है वो भी 30-40 हजार रुपए किलो है हींग, ठीक है। ऑब्वियसली जिसके बाद इसका जे फॉर्म होगा वो करोड़ों में होगा, और 4 साल लग रहे हैं हमें। इसी ढंग से बांस, अगर किसी ने बांस की खेती की है तो वो भी 5 साल के बाद उसको बेचेगा। चलिए जो भी है, हमारे को उस डिटेल में नहीं जाना। तो जे फॉर्म एक ऐसी चीज है जो आपको किसी सरकारी कर्मचारी के पास नहीं जाना, ठीक है। आपको अगर ये मैन्युपुलेट करना है या कभी खरीदना है तो आप आड़ती के पास जाएंगे। आड़ती का मतलब है स्टॉकिस्ट, मतलब अनाज मंडी के अंदर जो फसल खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें हम ट्रेडर भी कहते हैं। इन्हों के पास रजिस्ट्रेशन होता है जे फॉर्म फाइल करने का, ठीक है। वो किसी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। इसका क्या तरीका है कि कैसे किसी और के नाम पे हो जाता है, जब आप लोग पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब हम सर ये बैकडेट जे फॉर्म जो बता रही है बैकडेट में भी हुआ था क्या? मैं मतलब कैसे? बैक डेट में नहीं होता, बैकडेट में नहीं होगा ये? बैक डेट अगर होगी भी तो मैक्सिमम 3 मंथ्स की होगी, उससे ज्यादा नहीं। पर होता ये है कि अब मान लीजिए कि मैं आड़ती हूँ या मैं एक स्टॉकिस्ट हूँ, ठीक है। तो मेरे पास छोटे छोटे किसान भी आते हैं और बड़े बड़े किसान भी आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे किसान आए, किसी ने 80,000 रुपए की फसल बेची, किसी ने 1.5 लाख की बेची, किसी ने 3 लाख की बेची। जो 20 लाख की फसल बेच रहा है या 10 लाख की बेच रहा है, 6 लाख की बेच रहा है, उसको मालूम है कि जे फॉर्म चाहिए, वो अपना जे फॉर्म लेकर जाता है। छोटे छोटे 150 है मेरे पास ऐसे आने वाले, ठीक है। उन सबकी मैंने फसल खरीदी, उसको भी मैंने गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर अपडेट करना है, ठीक है। पर किसी ने मुझसे जे फॉर्म तो मांगा नहीं, ठीक है। तो मैं जिसके भी नाम पर चाहूंगा उसको अपडेट करूँ, जो मुझे उसके पैसे देगा मैं उसके नाम पे कर दूंगा। कोई नहीं देगा तो भी मेरे पास जिन भी 10-15 मेरे जो परमानेंट गेस्ट हैं, क्लाइंट हैं, उन्हों के किसान कार्ड के नाम पे मैं अपडेट कर दूंगा, अपना काम खत्म कर दूंगा, समझ गए। तो इसीलिए ये आराम से मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है हमारे को, राइट। अब बात आती है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। डिटेल ट्रैवल आइटनरी कोई भी बना सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। होटल वाउचर कोई भी बना सकता है, ठीक है। होटल वाउचर को वेरीफाई करती है अगर एम्बेसी, तो उसका क्या तोड़ है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। एयर टिकट, डमी एयर टिकट कभी किसी से खरीदना मत। 500 रुपए की, 1,000 रुपए की, 100 रुपए की, ठीक है। वो एक कागज का टुकड़ा है, वो कागज का टुकड़ा आप क्रिएट कर लोगे और जिंदगी भर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको भी जेन्युइनली क्रिएट करना है कि उसे वेरीफाई किया जाए, तो वो हम जीडीएस के अंदर सिखाते हैं। आप जीडीएस चाहे ना कर रहे हैं, उसको भी मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आप कोई भी B2B पोर्टल यूज कर रहे होंगे या फिर आप क्या कहते हैं जीडीएस अपना अगर आपके पास है या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो कैसे होगा, उसकी हमारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। बोलिए प्लीज। सर अभी जैसे पीछे से कोई क्लाइंट आया था, तो वो हमने जैसे B2B में उससे पूछा टिकट्स का, तो वो एजेंट मुझे कहता है कि भाई हम ये जो टिकट्स है डमी नहीं क्रिएट करते, ये हम एक वहां पे बुकिंग करवा देंगे। कनाडा के होटल में वो टूरिस्ट वीजा पे जाना था, तो बुकिंग का जो 5-6 हजार लगता है वो लग जाएगा होटल बुकिंग का। सो व्हाट इज दैट? That is true. What that person is saying is true also and not true also, ठीक है। उसने 5-6 हजार रुपए ले लिए, ठीक है। आप होटल में जाते नहीं हो, रियलिटी में उसने 5-6 हजार रुपए लिए, जेन्युइन बुकिंग भी करवाई, ठीक है। जब वीजा लग गया उसको कैंसिल भी कर दिया और एक पैसा नहीं लगा उसका जी। अगर आप सच के ट्रैवल एजेंट हो तो आप कोई भी होटल बुक कर सकते हो, 90% होटल आप बुक कर सकते हो बिना कोई पैसे दिए, ठीक है। वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने दो, वो बोलेंगे हाँ जी बुकिंग है,
ठीक है। और आपका वीजा नहीं लगता है तो आप कैंसिल कर दो, लग जाता है नहीं जाना चाहते हो तो आप कैंसिल कर दो। रशिया का होटल कहता है कि अगर मेरे से आप वाउचर लोगे तो मैं सिक्योरिटी मनी लूंगा, कैंसिलेशन 0। रशिया एक ऐसा एक्सेप्शन है, उसकी भी तोड़ है हमारे पास, चलिए बताएंगे जब रशिया करेंगे। इसी ढंग तो से ये 5-6 हजार में बुकिंग हो जाती है? बुकिंग तो रजनी 2000 में भी हो जाती है पूरे दुनिया के अंदर। ओके सर। सिर्फ 2000 रुपए का होटल भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है सर। 95% सिटीज ऐसी हैं जो टूरिस्टिक सिटीज हैं, उनके अंदर आपको 2000 रुपए का अकोमोडेशन भी मिलता है। और हमारे को अकोमोडेशन सिर्फ पहली 2 रातों का दिखाना होता है। कोई 15 दिन के लिए जा रहा है, कोई 20 दिन के लिए जा रहा है, कोई 8 दिन के लिए जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ पहली 2 रातों के अकोमोडेशन के वाउचर दिखाने होते हैं। आप पहली 1 रात का दिखा देंगे तो भी चल जाता है, ठीक है, बट हम 2 रात का दिखाते हैं। और अगर जेन्युइन हमारा अगर क्लाइंट फाइनेंशियली वीक है तो हम उल्टा ज्यादा रातों का दिखाते हैं और भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, ये आपके आज के डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिटेल थी। इसको रिलेटेड आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीजें मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो कि आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेंगी आगे भी आपको जिंदगी भर, ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट आपको हमारी साइट से मिला करेगा। तो मैं आपको उसका रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने सारे बच्चों को व्हाट्सएप करना या बताना कि हाँ जी ये अपडेट हो गया, आप ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका एक हमने छोटा सा प्रोसेस ही बना दिया है। उसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, और जो लोग कोर्स नहीं कर रहे हैं अगर वो बाय चांस वहां पहुंच जाते हैं तो वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पर ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं पर्सनली आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार हम। ये टूरिज्म स्कूल की वेबसाइट है, आप सब लोगों ने देखी होगी, ये हमारा होम पेज है, ठीक है, tourismschool.com, राइट। इसमें आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, सबसे नीचे आ जाइए। जब आप सबसे नीचे आ जाते हैं तो होटल्स एंड ट्रैवल पैकेज मील प्लान समझाए गए हैं। वीजा वालों को इसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है, छोड़ दो। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाउ टू मेक अ ट्रैवल आइटनरी फॉर द पर्पज ऑफ वीजा। पूरे दुनिया की कहीं की भी आप ट्रैवल आइटनरी बना सकते हो, उसको क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। दुनिया के अंदर कितनी वीजा फ्री कंट्रीज हैं ये भी हम हर 3 महीने में अपडेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार चेंज हो जाते हैं। तो ये भी आप यहां से ले सकते हैं, राइट। स्टेप्स अ वीजा एजेंट शुड फॉलो फॉर अप्लाइंग शेनेगन और यूके वीजा। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फ्री टाइम में इसको जरूर पढ़िएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वहीं पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, राइट। बाकी रॉबिन शर्मा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आज तो मैंने आपको अलाउ किया है, अगली बार अगर आप क्लास लें तो बेड पे बैठ के ना लें, ठीक है। अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, श्योर। आपको सिर्फ सिर्फ मेरा अच्छा रूप दिखाई दे रहा है। बहुत गुस्सा आ जाता है मेरे को कई बार, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कई बार, और जब मैं हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हो कभी जाता कभी हूँ। देखा है थोड़ा बहुत, हाँ जी, थोड़ा बहुत देखा है सर, वो हम लोगों ने। देखा है ना, क्योंकि कुछ क्लासेस ले चुके हो आप। तो जब हाँ। मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ फिर वो रिलैक्सेशन खत्म कर देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ रूल से चलो, यही है, यही चलेगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप प्रोसेस को फॉलो करें, और कोई सवाल है तो जरूर पूछें प्लीज। आप मुझे पूछो पूछो रजनी, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू सर। सर एक तो कल का एक सवाल पेंडिंग है जो ट्रांसिट वीजा का हुआ था। इफ अ पर्सन इज गोइंग टू कनाडा वाया फ्रैंकफर्ट
then he doesn't need a transit visa if he's staying only on the airport. But if he wants to go out and roam, then he needs a transit visa. Is that right? That is correct. And he will take the transit visa from India only? Yes, we cannot take Europe transit visa at the airport. From Indian airport? We have to take it as we apply for a normal tourist visa. We cannot take it from the airport. वो फिर टिकट वही लेके ट्रांजिट वीजा वहां का घूमने के लिए। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, फिर से बोलिए। सर जब उसने टिकट बुक करवाई अपनी वाया फ्रैंकफर्ट, तो उसने वहां पे घूमना भी है थोड़ी देर, तो फिर वो उसके लिए जो ट्रांजिट वीजा उसको फिर तो चाहिए, अगर घूमना है तो फिर वो वीजा कौन अरेंज करके देगा जो उसे घूमने फिरने के लिए चाहिए? वो इंडिया से ही लेके जाएगा ट्रैवल इंडिया एजेंट से ही जिससे लेकर बुकिंग जाएगा, करी है टिकट इंडिया की? से ही लेकर जाएगा जिसने उसको टिकट दी है। अगर वो एक समझदार एजेंट है तो उसको ये बात मालूम है और वो बता देगा जी आपने टिकट ले ली है, आपको वीजा भी ले लेना चाहिए। बट अगर आप टिकट ही सिर्फ 3 दिन पहले ले रहे हो, 2 दिन पहले ले रहे हो और आप इच्छा रखते हो घूमने की, तो वीजा ले ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि शेनेगन का वीजा लेने में ही आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। सेम प्रोसेस है जो नॉर्मल टूरिस्ट वीजा का, विजिटर वीजा का प्रोसेस है, वही ट्रांजिट वीजा का प्रोसेस है शेनेगन के केस में। ठीक है रजनी? राइट सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी पूछिए आकाश, क्या सवाल है? सर एक ये आईटीआर जैसे कि मिस हो जाती है 2 साल की, और अगर बंदा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 1 साल की भी एक साउंड आईटीआर लगा देते हैं तो भी ठीक है। और मान लो कि किसी ने एक बार क्या कहते हैं 2020 में की, 2021 में नहीं की और 2022 में की, आप 2020 और 22 की लगा दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, और बताइए और क्या सवाल है? सर एक क्वेश्चन है, बोलो। जैसे कोई पर्सन को बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसका रिफ्यूज हो गया, ठीक है, फाइल उसकी वीक है, अब हम चाहते हैं कि उसकी सैलरी दिखा दें, मतलब किसी कंपनी में उसकी जॉब दिखा दें, अगले 6 महीने तक वेट करने के लिए तैयार है। हेलो, कितना वेट कर सकते हैं? 6 मंथ। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज अवेलेबल है। आप 1 लाख रुपए सैलरी दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो कंपनी उसकी सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी वो 1,30,000 रुपए पहले लेगी, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगी। तो हर महीने देना पड़ेगा उसको 30,000 हर महीने? अब देखो, कोई लालची कंपनी होगी तो वो हर महीने का 30,000 ले रही है। क्यों, किस बहाने पे ले रही है? वो इस बहाने पे ले रही है कि जो हमें टीडीएस देना पड़ता है 10%, ठीक है, हमारे और टैक्सेस हैं, जबकि एक्सपेंस दिखा के उनको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ वो तो ठीक है। और अगर यही कोई ईमानदार इंसान मिल जाता है बेईमानी करने के लिए तो वो कहता है जी ठीक है 1 लाख रुपए मैं तनख्वाह तो दे रहा हूँ पर आप मुझे 1,05,000 रुपए दो। ठीक है, ठीक है, इस तरह के भी मिल जाएंगे। पर इस तरह की कंपनी जो बड़े एजेंट हैं उन्होंने अपनी खुद की क्रिएट की होती हैं या फिर अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ऐसी 1-2 कंपनीज मैं आपको बता दूंगा, थोड़े बहुत पैसे वो जरूर लेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था, अभी तक तो जैसे 2022 कैंडिडेट आईटीआर तो भर चुका अपनी, आईटीआर 4 जो बिजनेस की हमारी, अब जब सैलरी दिखाएगा तो आईटीआर नंबर बन जाएगी उसकी, हाँ जाएगी। उसको रिवाइज करवाएगा? नहीं, उसको वैसे ही चलने देगा, सैलरी की अलग दिखाएगा। भाई मैं नौकरी भी करता हूँ और सैलरी भी ले रहा हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। तो 2 आईटीआर बन जाएगी उसकी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बन जाएंगी। या रिवाइज करवानी पड़ेगी फर्स्ट? रिवाइज आप उसी के अंदर ऐड करवाना चाहो आप ऐड करवा दो। ओके, ठीक है, आपने जो आईटीआर बिजनेस की दी है वो तो आईटीआर आपने बिजनेस के पैन अकाउंट से दी है ना, हाँ। पर्सनल से तो दी नहीं। नहीं, अब सोल प्रोप्राइटर है तो वो तो अपना पैन कार्ड तो उसका पर्सनल है ना। अगर उसने पर्सनल से दिया है तो उसी को रिवाइज करोगे, रिवाइज करेंगे उसको, तो उसी के अंदर उस ऐड केस में करवाओगे। उस केस में तो नहीं बन पाएगी ना दूसरी आईटीआर? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बट उसी को ही रिवाइज किया जाएगा, उसके अंदर अमाउंट ऐड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बताइए, और कोई सवाल? बोलो रजनी, बोलो।
तो मेरे पास एक क्लाइंट आया था लास्ट वीक, वो कहता है ना तो मेरा कोई काम है, ही वाज लाइक 24 years old। तो वो कहता है ना तो मैं कोई काम कर रहा हूँ ना कोई बिजनेस है, पापा जो मेरे हैं ठेके पे उन्होंने जमीन अपनी सारी किराए पे दी हुई है। तो मैंने कहा कोई रेंट डीड होगी कुछ होगी, तो वो कहता है कि नहीं फादर ने वो अपने भाइयों के साथ मिलजुल के वो इकट्ठा ऐसे है काम, तो एज सच कोई रेंट डीड पापा के नाम की नहीं है। तो उस केस में उसके फाइनेंशियल्स में क्या शो करेंगे, फादर और सन दोनों ही उनके नाम पे कुछ भी नहीं है। जो रेंट डीड पे जिसका ठेके की कमाई वो खा ले रहे हैं, मतलब वहां से रेंट की जो पैसा आता है वो कहते हैं हमारा अपने चाचा जी दादाजी इन सबके बीच में बंट जाता है। तो वो अपना फाइनेंशियल्स कैसे शो करेंगे, घर है वो भी ज्वाइंट फैमिली का है। देखिए इस तरह के बहुत सारे लोग, ठीक है, इसके अंदर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनका क्या बिजनेस है या उनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, ठीक है। दोनों के पास जो पैसे आ रहे होंगे वो भी कैश आ रहे होंगे, है ना, ये अनएम्प्लॉयड ही है। या तो आप इनकी कोई नौकरी दिखाओगे कि हाँ जी आपकी नौकरी लगवाई हम, मतलब वही जैसे अभी हमने बात की कि किसी कंपनी से हम कहेंगे कि सैलरी दीजिए, ठीक है, वो आपकी खुद की कंपनी हो सकती है। अगर आप अपना आइल्स इंस्टीट्यूट चला रही हैं तो हो सकता है आप भी अपना बिजनेस आपने रजिस्टर किया हुआ हो, आप उसी के अंदर उसको मैनेजर दिखा देते हो और सैलरी देने लग जाते हो, ठीक है। या फिर आप उसे कहोगे कि भाई साहब आप 3 महीने का सब्र करो, अपनी कंपनी रजिस्टर कीजिए, ITR उसकी जनरेट कीजिए, टैक्स पे कीजिए गवर्नमेंट को थोड़ा, और फिर जाइए। और कोई या तो रास्ता ही जैसे नहीं। आपने कहा कि ITR बनवा भी सकते हैं हम 1 साल की, पर बिजनेस तो दिखाओगे ना कुछ तो दिखाओगे, ऐसे थोड़ी ना। तो कोई एक जना मुझे एजेंट कह रहा था कि मैम जिनका बिजनेस नहीं होता उनका हम बिजनेस भी डेयरी फार्मिंग का शो कर देते हैं, डेयरी फार्मिंग वाला वो बंदा पैसे ले लेता 5-6 हजार। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए जी, मतलब आपने कुछ डॉक्यूमेंट बताए थे 4 कैटेगरी में आपने डिस्कस किया है, जैसे प्रोफेशन हो गया, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो जो आप हैं उनका मेरे को एक्चुअली जैसे नेम भूल गया, तो मतलब क्या ये कोई इसकी बात देंगे प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब आपकी वॉइस क्रैक हो रही है रॉबिन। आप मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हो कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका क्या दिखाना होता है, ये पूछना चाहते हो ना आप? वो चीज मैं पूछ रहा था। तो भी जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर के पास उसका एक लाइसेंस नंबर होता है जी, ठीक है, उसकी कॉपी हमें अटैच करनी होती है। अगर कोई वकील होगा तो वकील के पास बार काउंसिल का लाइसेंस होगा, ठीक है। ये जितने भी इस तरह के लाइसेंस है ना, ये वेरीफाइएबल होते हैं इंटरनेट से, एम्बेसी इनको वेरीफाई कर सकती होती है। तो इनों का जो हम सीधी सी बात ये है कि शैनिगन कह रहा है अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो इनों क्या प्रोफेशनल होने का प्रूफ देना है, ठीक है, चाहे वो उनका लाइसेंस हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, वो हमारे को साथ में अटैच करना होता है। जिन लोगों की नई नौकरी लगी होती है और हम उनकी सिर्फ 2 महीने की स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो हम उन्हों का अपॉइंटमेंट लेटर लगाते हैं, ठीक है, कि हम प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए इनकी जॉब लगी हुई है। इसी ढंग से कोई फौजी है जो अभी ट्रेनिंग से ही निकला, अभी सैलरी उतनी नहीं आई है, तो उसका हम ट्रेनिंग का लेटर लगाते हैं, समझे। तो मतलब सीधा सा ये है कि हम एम्बेसी को, हम शैनिगन को ये श्योरिटी दे रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये पैसे कमा रहे हैं, ये वहां पर जाके नौकरी नहीं ढूंढने लग जाएंगे, इतने ब्रोक नहीं है ये कि ये वहां जाके लेटर मांगने लग जाएं या भीख मांगने लग जाएं या वहां पर जाके इलीगल काम करें। लोग फिर भी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितना आसान यहाँ से रहते हुए लगता है उतना जाके नहीं है। और जब कोई कंफर्टेबल इंसान जो सिर्फ 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, जब वो ये करने की कोशिश करता है तो वो 1 महीने में समझ के वापस आता है। कोई बहुत ही डेस्परेट होता है तो वो रह भी जाता है। तो यही तरीका है, और क्या तरीका हो सकता है एक्चुअली। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बट मेरा एक्चुअली
क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा ऐसे था कि मैं कह रहा था कि इनके जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं ना, मतलब सभी प्रोफेशंस के। हाँ हाँ बिल्कुल बताया है रॉबिन, बोलो। जी, तो जैसे मतलब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को जैसे कुछ भूल गए हैं, कुछ याद है। उसकी लिस्ट चाहिए ना आपको? हाँ हाँ, मैं ये चीज कह रहा हाँ, था मैं कि उसकी और बेटर डिटेल्ड लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, ये तो जी मैंने आपको अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं, और डिटेल्ड लिस्ट है मेरे पास, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो भाई प्रताप। सर जैसे कोई शेनगन वीजा रिफ्यूज हो गया तो उसको हम दोबारा कब लगा सकते हैं, और क्या सेम ही कंट्री में जितना लगा? जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन केस है, और सेम ही कंट्री से अप्लाई करना है, कंट्री नहीं चेंज करनी है। जैसे बिजनेस किया हो तो बिजनेस ही करे, या दोबारा टूरिस्ट भी कर सकते हैं? नहीं, अगर बिजनेस किया है, अगर बिजनेस के डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं थे या फेक थे तो टूरिस्ट कर दो। ठीक है, बट अदरवाइज आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट भी ठीक थे, रीजन भी ठीक था, तो एग्जैक्टली सेम वही लगाओ, बट डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दो, मतलब उसके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दो। जब हम बिजनेस का लगाते हैं ना, मैं आपको टूरिस्ट सिखा रहा हूँ, बिजनेस की भी हम बात करेंगे और डिटेल में हम जाएंगे। तो बिजनेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं द प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं यहां से कह रहा हूं कि मेरे को आप जर्मनी का बिजनेस वीजा दीजिए। ठीक है, क्यों जी? मेरे को BMW जाना है। ठीक है, BMW क्यों जाना है? क्योंकि मैं BMW को जाके समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैंने एक पार्ट बनाया है, मेरा पार्ट वो खरीदेंगे तो हमारा बिजनेस होगा। तो पहली बात तो मेरे पास BMW से इनविटेशन होना चाहिए। मैं यहाँ से सेल्स कॉल करने के लिए बिजनेस वीजा नहीं ले सकता। मैंने BMW को चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखी, उन्हें अपने बारे में बताया, उन्होंने हमारी एक आध महीना या 3 हफ्ते 2 हफ्ते हमारी कम्युनिकेशन होती रही, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप आइए। तो उन्होंने इनविटेशन ईमेल पे भी भेजा और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर दिया। ठीक है, तो वो अटैच होगा। साथ में जो हमने 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने हमने जो कम्युनिकेट किया उसका भी प्रूफ अटैच होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अटैच होते हैं और ये वेरीफाइएबल होते हैं और ये वेरीफाई किए जाते हैं। जो इसको नहीं देते उनका बिजनेस वीजा नहीं लगता। इसके अलावा आप कहेंगे कि कोई एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, तो जो कोई भी ऐसी एग्जीबिशन है जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके इनवाइट आ रहा है, तो वो चाइना के केस में चलता है, वो यूरोप के केस में नहीं चलता। रजिस्ट्रेशन जब आप पैसे भी दे रहे हो यूरोप के केस में, फिर जो भी एग्जीबिशन कंपनी है वो आपको बाकी डॉक्यूमेंट भी देती है, वो हम अटैच करते हैं, समझे? तो बिजनेस वीजा मिलता है। और ये रूल पूरे दुनिया के लिए, जहां पे भी आप बिजनेस वीजा अप्लाई करोगे, इनविटेशन एंड द प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। ओके सर, बोलिए। सर एक वो था आपकी, मैंने यूके का वो अटेंड किया था, यूट्यूब पे ही तो था, उसके थ्रू मैंने एक स्टूडेंट वीजा और 2 टूरिस्ट वीजा आज मेरे कंफर्म होके आ गए हैं मेरे चलो क्लाइंट के। वेरी गुड, मिल गए? हाँ मिल गए सर। क्या बात है, तो बड़ी कंग्रेचुलेशन, तालियां बजा देते हैं हम आपके लिए। सर आप ही का वजह से था सर। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। देख लो भी, आप लोगों के सामने ही है सक्सेस स्टोरी। ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, और जो मैंने बोला है उन्हें रेफर कीजिएगा, और कोई सवाल आपको कभी लगे कि बहुत जरूरी है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय। गुड नाइट।